जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सियासत में अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें निकल के आई, जिस तरह से परिणाम सामने आए कि 11 में से 10 सीट भाजपा जीत गई और केंद्र में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। हालांकि भाजपा पूर्ण बहुमत से थोड़ी पीछे रह गई, लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ लगभग सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में इस बात की सियासी हलचल कि छत्तीसगढ़ से कौन होगा जिसके भाग्य का पिटारा खुलेगा, जिसे जनता की सेवा करने का अधिक मौका मिलेगा, कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से किस नाम को शामिल किया जाएगा, क्योंकि एक बार फिर भाजपा 11 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। मोदी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस सवाल पर सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कमोबेश एक सुर में कहा कि ये पीएम और केंद्र का विशेषाधिकार है। लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था, जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिरोतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था। अब मंत्रिमंडल में किनको लेना नहीं लेना उनका अधिकार की बात। देखिए, ये अधिकार तो सुरक्षित है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इस पर न तो मुझे विचार देना चाहिए कोई और न ही कोई बात करना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से ऊपर का विषय है और अन्य वरिष्ठ नेताओं का छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है और 11 में से 10 और ऐसा प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर भरोसा किया है जनता ने। लेकिन मेरा टिप्पणी करना इस पर ठीक उचित नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल होगा, इस सवाल पर भले ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है, मगर प्रदेश में जिन नामों पर प्रमुखता से चर्चा चल रही है, उनमें ओबीसी वर्ग से दोबारा रिकॉर्ड मतों से सांसद चुने जाने वाले विजय बघेल, पहली बार सांसद बनी रूप कुमारी चौधरी, सामान्य वर्ग से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हराकर दोबारा सांसद बने संतोष पांडे और अब तक अजय योद्धा माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल का नाम शामिल है। तो वहीं आदिवासी वर्ग से पहली बार सांसद बने महेश कश्यप, भोजराज नाग का नाम भी शामिल है। इन तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस इस बात पर चुटकी ले रही है कि भाजपा और एनडीए पहले पीएम का नाम तो तय कर लें। पहले प्रधानमंत्री का चेहरा तो तय हो जाए। अभी देखिए तो आगे आगे होता क्या है। अभी तो अंदर खाने में खूब चलेगी। अभी तो आदेशक तैयार है नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो पहले वो तय हो जाए। मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल होगा, ये तो जल्द पता चल ही जाएगा। मगर 2 दशक पहले की बात करें तो बड़े विभागों के साथ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री तक बनाए जाते थे, मगर राज्य गठन के बाद केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, सभी के केंद्रीय राज्य मंत्री ही बनाए गए हैं। अब जब भाजपा छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम एक केंद्रीय और एक केंद्रीय राज्य मंत्री जरूर बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से सियासत के गलियारे में इस गुणा गणित में भी जो है उलझनें बढ़ गई है कि आखिरकार कौन होगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2 फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागवारा जी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। परेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, अधिवक्ता है, जाने माने देश और प्रदेश के। अमित जी, आपका भी स्वागत है। बहुत जल्द राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं अमित जी आपसे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, सवाल बीजेपी का है, लेकिन हलचल और जवाब, सवाल और बयानबाजियां आपके तरफ से भी तेज है इस मामले को लेकर।
क्या लगता है क्या फॉर्मूला होगा? अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को, करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के साथियों को, कि जिनके अथक प्रयास से ये यहां तक रिजल्ट पहुंचा और इस देश के संविधान को बचाने के लिए जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, जो भी जीते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। तीसरा, आपने कहा कि है तो बीजेपी का मैटर, इंटरनल मैटर है बीजेपी का, किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के भी सारे हमारे सांसद जो नवनिर्वाचित हुए उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हम छत्तीसगढ़िया होने के नाते ये हमारी उम्मीद है कि अच्छे लोगों को मौका मिले। कम से कम आज तक राज्य मंत्री बनाया जाता था, छत्तीसगढ़ की जीत के बाद कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो देना चाहिए और छत्तीसगढ़ के उन्नति और प्रगति में जो सहायक हो, जो मंत्री अच्छा काम कर सके, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और जिसको कुछ करने का जज्बा हो, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे बनाना चाहिए। लेकिन अहम अब ये है कि लगातार कई शाम से मैं देख रहा था कई सारे टीवी चैनलों पे, तो भाजपा के लोग कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। आप देखिए 7 का 8 हुआ, 8 का 9 हुआ, अब 9 का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि वो कहते हैं कि भाजपा के नेता, हमारे साथी प्रवक्तागण कहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, नेहरू जी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो शायद उन्हें उनके याददाश्त को दुरुस्त करना मैं चाहता हूं। नेहरू जी के समय में हमारे पास मेजॉरिटी थी, अभी भाजपा के पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, मैं जी में लौटूंगा। मैं एक बार जब परेश जी का रुख कर लेता हूँ। परेश जी, विशुद्ध रूप से भाजपा का सवाल, कौन बनेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा? जवाब दे दीजिए, आप वरिष्ठ नेता है। आप देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और छत्तीसगढ़ वासियों का विशेषकर जिन्होंने 11 में से 10 सीट यहां पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताया विधानसभा जिताने के बाद। उसके बाद अब पूरे देश में भी जो एनडीए का गठबंधन है वो 293 सीटों के साथ और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ, जो कि इंडी गठबंधन का टोटल 234 सीट आई है, उससे भी ज़्यादा सीट के साथ यहाँ के मतदाताओं ने फिर से मोदी जी के ऊपर विश्वास अपना व्यक्त किया है और मोदी जी तीसरे बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 तारीख को आप चिंता मत कीजिए, वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। एनडीए में सारी बातें तय हो गई हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, आप जानते ही हैं, संविधान को भी जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। इस कारण उसमें मेरी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जो चाहेंगे, जिनको भी मंत्री बनाना चाहेंगे, उनको निश्चित रूप से वो उस हिसाब से मंत्री बनाएंगे। और हर एक प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उनके प्रदेश को भी जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि देश में कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के किन किन लोगों को मंत्री बनाना है, उसमें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की मांग करने की भी जरूरत है। नहीं, मांग नहीं परेश जी, देखिए दरअसल मांग नहीं, देखिए आपके हमारे मांग करने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक फॉर्मूला, एक हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, किस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किस सीनियरिटी के हिसाब से तय होना चाहिए, किस संभाग के हिसाब से तय होना चाहिए, इस पे चर्चा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप संविधान के, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे टिप्पणी करिए, बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वर्ग विशेष, संभाग विशेष, क्षेत्र विशेष कुछ तो होगा ना आप लोगों के मन में। देखिए, हमारे मन में क्या है क्या नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी चीज़ों को आपने यहाँ पर रखा है, उन सारे चीज़ों को वो जानते हैं, समझते हैं और उस चीज़ का हमको मालूम है कि वो पूरा ध्यान रख करके ही पिछले 10 सालों में भी इस देश को चलाए हैं, आने वाले 5 साल में भी चलाएंगे। और आप देखिएगा कि आने वाले 5 साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है तीसरा सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेगा, पूरे विश्व में हमारा नाम होगा। और जिन संकल्पों के साथ
हम इस चुनाव में आए थे, उन संकल्पों को निश्चित रूप से हम पूरे द्रुत गति से, पूरे ताकत के साथ हम उसको पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरीके से देश जो है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं अमित जी एक छोटे सवाल के साथ आपके पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक उनके पास भी मैं जाऊंगा। सवाल ये है कि अगर 2004 की टैली देखी जाए, यूपीए 1, एक अजीत जोगी मात्र जीत के आए थे कांग्रेस सांसद, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, स्वास्थ्यगत कारण और बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें थी। यूपीए 2 जब गठित हुआ 2009 में, चरणदास महंत को एक अकेले सांसद कांग्रेस से थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वो एमओएस बने, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने। लेकिन उसके बाद 2014 में जब एनडीए पहली बार सरकार में आई, 10 सीट 10 सांसद छत्तीसगढ़ से। 2019 में जब गई बीजेपी एनडीए दोबारा सरकार में आई, छत्तीसगढ़ से 9 सांसद, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात हुई तो एक एक ही जो है एमओएस मिला। पहले टर्म में विष्णुदेव साय जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो बने, दूसरे टर्म में रेणुका सिंह जी भाई जो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक है। अवधेश जी, समय का खेल है, वक्त का फेर है। देखिए, अभी मेरे बड़े भाई परेश भैया ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। बिल्कुल संविधान के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये विशेष अधिकार प्रधानमंत्री जी का है। बट आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज अ फैक्ट कि इस बार प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि उनके पास कौन सा विभाग होने वाला है, क्योंकि कोलिशन जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें इतनी डिमांड्स आ गई हैं कि अभी उनको खुद नहीं पता कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट ये देंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है। एक एन फैक्टर चल रहा है, एक तरफ नीतीश जी हैं, एक तरफ नायडू जी हैं और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हैं। तो 3 एन जो है वो देश को अब किस ओर ले जाने वाला है तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जी राम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करते हुए उनसे सीधे सवाल लेता हूं। राम अवतार जी, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुए 24 साल हो गए, लेकिन केंद्र में प्रतिनिधित्व के हिसाब से हम हमेशा एक ही नंबर पे टिके रहे। 1998 की बात, 1999 की बात छोड़ दीजिए, 3 केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ से होते थे। डॉक्टर रमन सिंह थे, रमेश बैस थे, दिलीप सिंह जुदेव थे, लेकिन उसके बाद केवल एक प्रतिनिधित्व। ये सही है अवधेश कि छत्तीसगढ़ पर्याप्त मात्रा में पिछले 25 सालों से सांसद दे रहा है। उसके बावजूद भी क्यों ऐसे कारण है कि भाजपा यहाँ पर मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे रेल की समस्या है और समस्या है, जो जिस तरीके से दिल्ली में आवाज उठनी चाहिए वो नहीं उठ रही है। खनिज संसाधन सहित अन्य संभावनाओं से भरे इस प्रदेश में एक बेहतर नेतृत्व को उभारने की दिशा में भाजपा को विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि जो इतने मतदाता हैं जो बेपनाह प्यार कर रहे हैं और हर बार भारी बहुमत में अपने भाजपा के प्रत्याशियों को जिता रहे हैं, उसके बाद क्या ऐसे कारण हैं जो इस तरह से नेतृत्व मिलना चाहिए वो निश्चित तौर पर नहीं मिल रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी, संगठन में भी। तो और अगर तवज्जो दी जाए और यहाँ की आवाज को, जैसा विद्याचरण शुक्ल जी थे, बिल्कुल सही, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, चंदूलाल चंद्राकर, छत्तीसगढ़ के नाम ऐसे ले बड़े लीजिए, बड़े आप नेताम का नाम ले लीजिए, जो छत्तीसगढ़ में पूरी ऐसे आवाज उठाते थे कि हम लोग को गर्व होता था कि इस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो उस दिशा में अगर सोचा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की समस्याओं से हम जानते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बीच का नेता जो है उसको, जो जैसा बृजमोहन अग्रवाल भाई इतने बार का विधायक है, इतने भारी बहुमतों से जीता है, रिकॉर्ड तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। हाँ, उनको देना चाहिए। आपके संगठन के प्रिय हैं संतोष पांडे, उनको दे दीजिए। विजय बघेल, अगर जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण देंगे तो विजय बघेल तो लगातार कांग्रेस को, भूपेश बघेल को जिस तरह से सामना कर रहे हैं तो उनके हकदार हैं। आदिवासी नेतृत्व में कई ऐसे लोग हैं जो जी के, तो अब जो है छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ की बात को उठाने के लिए फोरम में आए। पार्टी अनुशासन के नाम पर या ज्यादा उग्रता के साथ नहीं बोल पाने के कारण ये जो इस तरह के सांसद जीत के तो जा रहे हैं, मगर वहां पर जो सक्रियता होनी चाहिए
जिस तरह की आवाज, जैसा भाई मध्य प्रदेश में इतने केंद्रीय मंत्री दिए हैं, बिल्कुल सर। वो लोग समय समय पर उद्योग लाने के लिए, मध्य प्रदेश में रेल को सुविधाएं बढ़ाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए, किसी केंद्रों को लाने के काम तो कर रहे हैं ना। वो जब वो वहां जीत के जाता है तो उनको एक पीड़ा रहती है कि मैं क्षेत्र के लिए काम करूं। बिल्कुल वाजिब आपने सवाल उठाया कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जो पहले एक ही स्टेट था, अविभाजित मध्य प्रदेश की हम बात करें, एक ही स्टेट था, बावजूद उसके बाइफर्गेशन के बाद, अलग राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश से 4-4, 5-5 केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के पाले में केवल एक, वो भी MOS। परेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर 2-3 केंद्रीय मंत्री या एक केंद्रीय मंत्री, एक MOS हो जाए तो छत्तीसगढ़ के विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो अधिक तीव्रता के साथ, अधिक सतर्कता के साथ पूरी होती नजर आएगी? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा है 14 से 19 के बीच में भी, जब यहाँ पर भाजपा की यहाँ पर सरकार भी थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि जितनी केंद्रीय योजनाएं थी, और चाहे रेल को लेकर के जैसे आदरणीय राम अवतार जी बोल रहे थे, बाकी योजनाओं को लेकर के भी किसी प्रकार का भी भेदभाव यहाँ की पब्लिक के साथ, इस प्रदेश के साथ नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा फंड यहाँ पर दिया गया। अभी आप देख रहे हैं कि अब जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनी है, आप देख रहे हैं कि विष्णुदेव जी सहाय की जो सरकार है वो अपने सारे मोदी की गारंटी की योजनाओं का पूरा कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ से मंत्री बने या न बने, क्या है क्या नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही तय करेंगे कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, मैं टीवी में देख रहा था कि लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में बहुत सारी महिलाओं की भीड़ लग गई थी और उन्होंने कहा कि हमको 1 लाख रुपया जो है राहुल गांधी जी ने कहा था वो हमको मिलना चाहिए। वहां पर उन्होंने ये अफवाह भी उड़ाई कि संविधान बदल देंगे और उसके बाद अनुसूचित जाति का जो आरक्षण बदल देंगे। परेश जी, हम डीरेल हो रहे, हम डीरेल हो रहे, छोड़ दिए। कल तक हम चर्चा उस पर कर चुके। अमित जी मौजूद है, मैं अमित जी से जवाब ले लेता हूँ एक बार। अमित जी, परेश जी ने बड़े अच्छे से, उन्होंने अपने अनुभव का पूरा यहाँ पे बखान किया कि भाई राज्य के विकास में फर्क नहीं पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार है, तीव्र गति से विकास होगा, मंत्री बने ना बने PM का विशेषाधिकार है, लेकिन उसके आड़े कभी भी छत्तीसगढ़ में विकास प्रभावित नहीं होगा। इन्होंने 2014 से 23 तक, मतलब 24 तक का कोट कर दिया। अब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग की जीत है तंत्र पर, और इसे ही कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और आपके सारे कर्मों का हिसाब अब आपको तीसरे टर्म में देना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपने पिछले बार नीतीश कुमार जी को बुलाया था कि 2 कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, वो आ गए थे दिल्ली और उनको बाद में बताया गया कि आपको एक ही मंत्री बनाया जा रहा है, और उन्होंने वापस चले गए थे। अब उनकी आपको जरूरत है, आपको उनकी बैसाखी के सहारे की जरूरत है। मैंने कहा ना, एक तरफ नायडू जी रहेंगे और एक तरफ नीतीश जी रहेंगे, दोनों की बैसाखियों पे सरकार चलने वाली है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, आपका किया आपके साथ हमेशा रहता है और आपको अपने कर्मों का हिसाब यही चुकाना पड़ता है। और जिस प्रकार से मदमस्त कहते ना, मदमस्त हाथी को यहाँ की देश की जनता ने, जनता रूपी जो महावर होता है, उसने ऐसा मथा है साहब कि मैं सलाम करना चाहता हूं इस देश की जनता को, मैं नमन करना चाहता हूं उस जनता को। ऐसा सबक सिखाने का काम किया है। और लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कह दूं कि अभी परेश भैया कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार आप लोग कहते जरूर हैं, एक्चुअल में देश के लोगों के लिए ट्रबल इंजन की सरकार है। और चूंकि हमने 5 साल यहां पर सरकार चलाई है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं कैसे हमें प्रताड़ित किया गया। जब हम बारदाना मांगते थे, हमारे को उसको रोक दिया जाता था। जब हम खाद की मांग करते थे, उसमें कमी कर दी जाती थी। एक मिनट, जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी साहब। जिस प्रकार से उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेके 11,500 करोड़ रुपए हमारे से BSF की सुरक्षा के लिए यही गृह मंत्री जी ने ले लिया था। और लगातार जिस प्रकार से हमारा GST का पैसा रोका जाता था, लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय होता था। अवधेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, यहाँ के जो निष्क्रिय सांसद थे, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, किसी भी सांसद ने यहाँ से, वहां पर जो हमारे भाजपा के 9 सांसद थे, किसी ने भी दिल्ली में उसके लिए आवाज नहीं उठाई। इसीलिए जनता ने भी डिसाइड कर लिया। और अगर वो अच्छे सांसद होते तो ये रिपीट भी नहीं करते, रिपीट करते कम से कम। अमित जी देखिए, दरअसल परेश जी वही कह रहे हैं ना, परेश जी भी वही बात कह रहे हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र में भी बीजेपी एनडीए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी। आप जिन जिन मुद्दों को पॉइंट आउट आपने किया है, परेश जी ये दावा करें कि कोई भी गतिविधि नहीं ये तो गुजरात में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में, तो वहां भी मंत्री मत बनाए, वहां भी सब मिलेगा, तो वहां क्यों ज्यादा मंत्री बन रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है हम लोग यहाँ कि कई बार राजनीति से परे उठ के बात करना चाहिए। बिल्कुल, जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हम एक चर्चा कर, सबको इस पे आवाज बुलंद करना चाहिए। मैं राम अवतार भैया के बिल्कुल सहमत हूँ जो वो कह रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते उनके पूरी बातों से सहमत हूँ कि हम सबको आवाज बुलंद करना चाहिए और मांग करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राम अवतार जी आप कंप्लीट करेंगे। जी जो है वो पार्टी के अनुशासन उनके बंधे हुए, वो जवाब उनका सही है, पर हम तो आम नागरिक हैं और हमारे को छत्तीसगढ़ से पीड़ा है और छत्तीसगढ़ का सम्मान चाहते हैं और छत्तीसगढ़ को और ज्यादा हक मिलेगा ये चाहते हैं। और कोई समूह जो रहता है, समूह का नेतृत्व करने वाला होता है तो अच्छी बात होती। जैसा आप देखें गुजरात में मोदी जी का आने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, नेतृत्व आया, अच्छा नेतृत्व आया, देश की भी प्रगति हुई, गुजरात की भी ज्यादा प्रगति हुई। तो ऐसा अच्छा नेतृत्व अगर आता है, उसको महत्व दिया जाता है, तो पार्टी को भी फायदा है, जनता को भी फायदा है। परेश जी के पास दिशा में ही सोचा जाना चाहिए। इसको राजनीति से हटकर ऊपर उठकर बोल रहे हैं, ये आलोचना के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये अंदर की जो पीड़ा है, भावनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, बिल्कुल सही, उसको हाईकमान सम्मान दे। अब इतने दिन तो ये आवाज नहीं उठी, अब आवाज उठ रही है। यही सवाल लेके मैं परेश जी का रुख कर लेता हूं। परेश जी देखिए, यहाँ पे पार्टी की बात ठीक है, आप पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के नियमों से, कायदे कानून से बंधे हुए, लेकिन एक फीलिंग्स होती है साहब, एक भावनाएं होती है कि हमारा प्रदेश है, ट्राइबल प्रदेश है, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, वो भेदभाव केंद्र सरकार ना करे, अच्छी बात है, या फिर वो संविधान में लिखा हुआ कि भेदभाव नहीं करना, लेकिन एक अंदर की आत्मा की आवाज तो होती है ना कि साहब 2-3 अगर मंत्री हो जाए तो राज्य का विकास तो और तेजी से चलेगा। परेश जी देखिए क्या है कि यहाँ की जो भी पीड़ा है, यहाँ पर आत्मा की जो भी आवाज है, वो आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। इसी कारण उन्होंने छत्तीसगढ़ का भरपूर विकास करवाया है और भरपूर विकास करवाएंगे। और एक बात मैं आप एक ही बात कह रहे परेश जी जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि वो 2 बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। यूपीए 1 कितने बैसाखियों के सहारे चल रहा था, यूपीए 2 कितने बैसाखियों के सहारे चल रहा था। आप छोड़ दीजिए परेश जी, बैसाखी नहीं है, सबका दिल मिला हुआ है, सब एक लाइन में चलने वाले। एक छोटा सवाल है साहब, छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, हम समापन की ओर बढ़ रहे। एनडीए 1 में भी एक ही प्रतिनिधित्व मिला हमें छत्तीसगढ़ को, एनडीए 2 में भी एक ही प्रतिनिधित्व मिला, जबकि 1999 में 3 केंद्रीय राज्य मंत्री थे छत्तीसगढ़ से। बात यही हो रही है परेश जी। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, ये सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री के जानकारी में हैं और वो बहुत अच्छे से न्याय करेंगे, चीजों को जो भी उनको उचित लगेगा वो करेंगे। ठीक है, अमित जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या छत्तीसगढ़ को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। और राम अवतार भैया की एक बात को मैं कोट कर रहा हूं कि जब विद्या भैया हुआ करते थे, मैं हिमाचल में, मुझे आईसीसी की तरफ से चंबा जिले में प्रभारी बना के भेजा गया था विधानसभा चुनाव में। वहां के वित्त मंत्री को जब पता लगा कि हम प्रभारी बन के आए हैं, तो वो मुझसे मिलने आए और मुझसे पूछे आप कहां से आए। मैंने बोला रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने क्या कहा अवधेश जी, सुन के बड़ा मुझे प्रसन्नता हुई, अरे आप तो विद्या भैया के क्षेत्र के हैं। मतलब विद्या भैया के नाम से छत्तीसगढ़ उस समय रायपुर को जाना जाता था। और हम अभी भी चाहते हैं ऐसा कोई नेता यहाँ पर हो जिसके नाम से जब हम बताएं इंडिया में कि हम वहां से हैं, तो वो कहे कि वो आप वहां के, जो वहां नेता वहां का है। तो मतलब एक बहुत प्रसन्नता हुई थी मुझे, इसलिए मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे ये बात को वो कर रहा हूँ। ठीक है रामवतार जी 10 सेकंड में आप भी जवाब दीजिएगा, क्या 1999 में जो हुआ कि 3 प्रतिनिधित्व तो छत्तीसगढ़ को मिला, वैसा कुछ समीकरण, वैसी कुछ संभावनाएं आपको दिखाई पड़ रही है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक फॉर्मूला निकल के आया है कि जिस भी गठबंधन को मंत्रिमंडल दिया जाएगा 4:1 मतलब 4 सीट के पीछे 1 प्रतिनिधित्व देने की बात फौरी तौर पर निकल के सामने आई है। देखो, मोदी जी के प्रथम और दूसरे दोनों कार्यकाल में जब पूर्ण बहुमत था तब तो नहीं मिल पाया, तो इस समय मिलेगा ये संभावनाएं थोड़ा कम है। जब उस समय अवसर था तो नहीं मिला। अभी तो कई समझौते होंगे, कई लोगों को प्रतिनिधित्व देना है। ठीक है, मुझे तो ऐसे में कुल मिला के ये है, बिल्कुल संभावनाएं कमजोर है, लेकिन उम्मीद और इच्छाएं जरूर है कि छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। 4-5 नामों पे लगातार चर्चाएं चल रही है, क्या वो नाम होंगे या फिर कोई नया नाम निकल के आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, रामवतार जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, परेश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।